हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली एंड यूपीएससी चैनल। आज हम लोग डे 5 में प्रीलिम्स 2019 का अगला 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है देखते हैं। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एनवायरमेंट। ये सही बात है। एग्रीकल्चर सॉइल में हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर में आपको पता है मेनली क्या होता है, एनपीके होता है। तो इसके ऑक्सीडेशन से अपने को एग्रीकल्चर सॉइल से अपने को नाइट्रोजन निकलने का चांसेस हाई है। तो 1 इज राइट। कैटल रिलीज एमोनिया इन एनवायरनमेंट। सही बात है। अब कैटल भी जो है उसका जो वेस्ट होता है वो बायो वेस्ट होता है, और वो बायो वेस्ट से एनएच एमोनिया माने NH4 होता है। ठीक है, तो वहां से अपना नाइट्रोजन एमिट हो सकता है एक बाई प्रोडक्ट में। तो दैट इज राइट, 2 इज राइट। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। ये भी फैक्चुअली सही है। देखिए, इन तीनों के बारे में आपको नहीं पता, मान लेते हैं तीनों के बारे में नहीं पता, 1 और 2 के बारे में तो पता है, तो डी आंसर ऐसे भी हो गया। अदरवाइज अगर आपको तीनों का नहीं पता तो ये नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब का इस सब से बना हुआ ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसलिए आपको आना चाहिए। 41 का डी आंसर है। आई होप यू गेट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज कॉमन टू प्लेसेस नोन एज अलियापुर, ईसापुर एंड कंसाबती। ये सब नदी का नाम है। कंसाबती रिवर आपको पता होगा। तो इसमें रिवर के पास सबसे संभावना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो कोई बात कर ही नहीं रहा होगा। यूरेनियम डिपॉजिट हो सकता है, पर रिवर के पास नहीं मिलता वो। अंडरग्राउंड केव सिस्टम पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग रिवर का बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का बात नहीं कर रहे। तो क्या बचता? वाटर रिजर्व। दी इज द आंसर। सिंपल सी बात थी, एलिमिनेशन आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन एनरिच्ड अगर हम यूज करेंगे एज अ फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कंसीडर करना है हमें, देखिए इसमें क्या सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। ये बात गलत है। अब देखिए, हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करें, नेचुरल गैस में मेनली मीथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हम लोग हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल देंगे तो क्या ही हम उससे रिएक्शन करवा देंगे। तो ये बात तो कार्बन, अगर CO2 जो निकलता है, CO पार्शियल ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन के मिक्स से CO निकलता है, CO2 निकलता है, अदर केमिकल्स निकलते हैं। ये तो निकलेगा, इसे हाइड्रोजन को लेना देना। HCNG एस फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस। ये सही बात है। अब देखिए, ये CH4 है, ये O2 के संग रिएक्ट करेगा ही, और H अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो CO2 के संग रिएक्ट करके एसिड बना देगा। ये संभावना थोड़ा सा बनता है, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने नहीं देगा, और हाइड्रोकार्बन एमिशन को भी कम कर देगा। ये बात सही है। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज अ फ्यूल। अभी हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग का बात कर रहे हैं आज के ज़माने में। वैसे एक हाइड्रोजन एक तरह का एनर्जी रिसोर्स की तरह कंसीडर किया जा रहा था, ठीक है, एक टाइम पे। क्योंकि हाइड्रोजन निकालना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का जो बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं वो वाटर के, क्योंकि तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और थोड़ा ग्रीन एनर्जी का यूज़ करेंगे तब जाकर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। अभी हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंड करते हैं, हाइड्रोजन भी ब्लेंड उस तरह कर सकते हैं CNG में फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए। 3 स्टेटमेंट भी राइट है। SCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव। ये तो भी बात की, एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेस एक्सपेंसिव तो नहीं, बल्कि मोर एक्सपेंसिव बन जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन खुद ही एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा एक्सपेंसिव बात है, उसको फिर CNG में मिक्स करना तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, तो ये गलत होगा। 4 गलत है तो ये हट ही गया, और 2 और 3 राइट है तो बी आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट्स। अब देख, क्लाउडी नाइट्स है, इसका मतलब अर्थ जो हीट रिलीज करेगा वो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इस वजह से जो सरफेस पे अगर जो भी वो है, एयर मॉइस्चर है, ये समझ लीजिए अगर ये कोल्ड हुआ तब ये हॉट एयर इस पे करेगा तो कंडेंस होगा, पर ये कोल्ड हुआ ही नहीं, इसका हीट रिलीज ही नहीं हुआ, तो ये भी हॉट और ये भी हॉट, तो कंडेंसेशन होगा नहीं, ड्यू टॉप बनेगा नहीं। आंसर होगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्लान बट प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये बात गलत है। ये 42nd या इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, 44 मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सही बात है। यहाँ पे एनजेक का बात चल रहा है, एनजेक को ट्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये वाला बात सही है, आंसर होगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट। ये बात गलत है, कर सकता है लोकसभा स्पीकर में। पहले कुछ मेंबर्स आगे बोलते हैं, सर देखिए हमें जज को हटाना है, तब ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हटा भी सकता है, रख भी सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। The Constitution of India defines and gives details
of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में बताया नहीं है, बस वर्ड्स यूज किया गया है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। थर्ड गया द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस of Supreme Court of India are given in judges inquiry act। ये बस सही है। If the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by the majority total membership of that house and not less than by 2/3 of total members present of voting। ये एकदम सही बात है। सेकंड टाइप का वोटिंग होता है जिसमें हमें 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट ऑफ वोटिंग को कंसीडर करना चाहिए और मेजोरिटी मेंबर्स भी वोटिंग होने चाहिए, तभी जज को इम्पीच किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा ए, क्योंकि देखिए 9th शेड्यूल हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो 1950 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अंदर। आई अंडरस्टैंड, ये लैंड रिफॉर्म्स के हिसाब से था और फिर कुछ और लॉज थे जो लोग चाहते थे कि जुडिशियल रिव्यू से बचे, इसलिए 9th शेड्यूल में क्वेश्चन पूछा, 9th शेड्यूल बनाया गया था। आई अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोल सेक्टर वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी पीरियड। सही बात है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड अंडर लॉटरी बेसिस। ये बात गलत है। लॉटरी बेसिस पे नहीं, जो ज़्यादा प्रॉफिट देगा उसको हम लोग देते हैं। रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इंडिया के पास खाली सेकंड ग्रेड का कोल है। फर्स्ट ग्रेड जो एंथ्रासाइट होता है वो इंडिया के पास नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में थोड़ा सा मिलता है। कुकिंग कोल बेसिकली से कहते हैं। तो इंडिया मेनली ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती है। ये वाला बात गलत है। थर्ड नंबर, थर्ड गलत है तो हटा दीजिए। क्या बचा? 1 ए इज द आंसर। आई हैव यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यस, ये वाला बस सही है। अभी देखिए इसका अमेंडमेंट होने के साथ कुछ कुछ पोस्ट डाल दिए गए जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पे आप बर्खास्त नहीं कर सकते, तो इस लॉ के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है, 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। एक्चुअल बात है मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को लगा 4 से 5 बार हुआ, तो इसको अगर चुनना पड़ा तो इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो बिल्कुल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल के एक्ट लिख दिया, उसको अमेंड किए जा रहे हैं हम लोग। पार्लियामेंट लॉ बनाता है इसके ऊपर, लॉ बन गया, उसका अमेंडमेंट चलता रहता है। तो वेल डिफाइंड तो नहीं है, पार्लियामेंट को बोला वेल डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये थर्ड बात गलत है, थर्ड गलत है, तो बस क्या बच गया? ए इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन आज का। इसमें क्या लिखा हुआ है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देखिए ट्राइबल लैंड्स का बात कर रहा है, बेसिकली ट्राइबल राइट्स का बात कर रहा है। तो ट्राइबल राइट्स के बारे में 5th और 6th शेड्यूल में बात होता है मेनली। 5th शेड्यूल में अक्रॉस इंडिया, और 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर होता है, और 5th शेड्यूल में अक्रॉस इंडिया जितने भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे लैंड राइट्स का बात चलता है। तो आंसर होगा 5th शेड्यूल, क्योंकि 6th शेड्यूल ऑप्शन में है नहीं, तो बी इज द आंसर। ये कुछ यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर कीज, आप इससे वैलिडेट कर सकते हो आंसर। और ये वीडियो आप यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे देख रहे हो, इस पर आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो इस टाइम पे। प्रीलिम्स 2019 और जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर का ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ विजिट कर सकते हो फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दिस वाज इट, यही था आज के डिस्कशन में। आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन बुकलेट है जिसमें आपका आंसर की मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो के संग। इसका नाम है सिंपली एन ऑफिशियल चैनल, उसको ज्वाइन करें और वहाँ इसका एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।